कोई उम्र थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, अगर जिद हो जीतने का तो कोई उम्र तुम्हें हरा सकता नहीं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ कोई भी ये इस मोटिवेशनल कोट जो है ये ग्लूकोज की तरह होता है, यानी कि तुरंत जो है एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन ज़्यादा देरी तक ये टिकता नहीं है। तो हम उस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जीके जीएस का सवाल कराए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे जो सवाल कराए जाते हैं वो PYQs रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं। और यहाँ पे होने का एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं उस प्रश्न का आंसर बताने के साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित और भी जितने प्रश्न बन सकते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों का फुल डिस्कशन इस चैनल पे मिलता है। तो पहली बार आप इस चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट देकर जाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये भारत में आयोजित होने वाली तमाम परीक्षाएं जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल से रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ जाता है। सबसे पहले ही कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला सवाल कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे डिजाइन करने का काम पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति किए थे। कौन किए थे? पिंगली वेंकैया। पेंगली वेंकैया नामक एक व्यक्ति किए थे। और भारतीय तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो ये 3:2 में होता है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होता है। और तिरंगा की बात करें तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था कि हाँ यही हमारा तिरंगा रहेगा। परंतु यहाँ से जो सवाल बन जाएगा सेकंड नंबर का सवाल कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे पहली बार कब फहराया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पहली बार 18 मार्च 1923 ईस्वी को फहराया गया था। तो इन सवालों को ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये बन गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने किया। सेकेंड नंबर का सवाल क्या बनता है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो 3:2 है। थर्ड नंबर सवाल क्या बन जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये चौथा नंबर सवाल क्या बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया? तो 18 मार्च 1923 को फहराया गया था, ठीक है। तो एक सवाल था, यहाँ से 5-6 सवाल निकल गया। तो आपका यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये जो हम डिस्कशन करवाएं इनसे बहुत सवाल बनने का आपका एग्जाम में संभावना बनता। तो इन सवालों को नज़रअंदाज नहीं करना। चलिए सेकेंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर अगर हम लोग सवाल देखें तो सेकेंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके समय आया था? तो जो चीनी यात्री हेनसांग था ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी में ये भारत आया था। लेकिन ये भारत किसके समय आया? तो उस समय भारत पे शासन चल रहा था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन, तो ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, 7वीं शताब्दी में आए थे। और ये जो हेनसांग था एक बौद्ध भिक्षु था, ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु था। साथ में जब हेनसांग भारत आया था तो ये करीबन 15 वर्षों तक भारत रहा और नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। कौन? हेनसांग। हेनसांग का पुस्तक का नाम है CU की,
ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी एमटीएस में 2021 में ये सवाल पूछा था कि हेनसांग का पुस्तक का नाम क्या है, तो सीयूकी नाम है। हेनसांग भारत कब आया, तो 7वीं शताब्दी में आया। हेनसांग भारत किस राजा के समय आया, तो हर्षवर्धन के समय आया। हेनसांग भारत आया तो कितने वर्षों तक रहा, तो 15 वर्षों तक रहा। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय से किस चीज का डिग्री लिया, तो लॉ का डिग्री लिया था। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा कि हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। तो यहाँ से इतना सवाल बन जाएगा। अगर आपको सवाल की प्रैक्टिस है तो रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिए, नहीं है तो इसे नोट्स कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल का आता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये मटर के दाने का आकार का होता है, मटर के दाने का आकार का होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है, छोटी ग्रंथि है ये, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ब्रेन यानी मस्तिष्क में उपस्थित होता है। साथ में ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। कहाँ पे, नीचे स्थित होता है। तो मस्तिष्क के नीचे उपस्थित है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। ये मटर के दाने का आकार का होता है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होता है, जैसे में टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। और इसकी आयोडीन की कमी होने से यही थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड को बढ़ा देता है, जिससे गला फूल जाता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर सवाल की बात करें तो चौथा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा। चौथा नंबर सवाल बोलता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। सबसे पहले ये समझिए, जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है। ये किस नदी पर है, महानदी पर है। और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। कौन बांध, टिहरी बांध है। और ये भागीरथी नदी को ही हम लोग उत्तराखंड में गंगा के नाम से जाना जाता है। और टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे पुराना बांध की बात करें तो कलनई बांध है। कलनई बांध कहाँ है, तो ये कलनई बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है। तो भारत का सबसे पुराना बांध कलनई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी, कामेत और जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। पांचवा नंबर सवाल की बात करें तो पांचवा नंबर हमारा सवाल कहता है कि किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। यानी कौन से वो दिन रहा जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गया। तो वो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता 9 दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। और इसी वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाता है। और साथ में एक और बात करें तो गरम दल और नरम दल एक मंच पे आते हैं लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार किए थे 1916 के अंदर। 1916 के बाद 1917
1915 में चंपारण सत्याग्रह होता है जिसका नेतृत्व गांधी जी करते हैं। राम राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी ये चंपारण आते हैं और चंपारण में जाकर नील जो वहाँ पे जो नील विद्रोह चल रहा था, जो तीनकठिया प्रणाली था, उस पे रोक लगाने का काम करते हैं उस समय के महात्मा गांधी जी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जिस दिन लौट कर आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए हम लोग उनके आने के रूप में 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते, क्योंकि हमारा कहना है कि कोई भी भारत के लोग अगर बाहर जाते हैं और वो आते हैं तो हम लोग उन्हें प्रवासी कहते हैं। तो इसलिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और गांधी जी का जन्म जिस दिन हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, इसीलिए हम लोग उनके जन्म दिवस के रूप को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था अहिंसा परमो धर्म, यानी सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है अहिंसा, यानी हिंसा ना करें। ठीक है, तो उनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग छठा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर सवाल की बात करें तो छठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि वे कौन से मुस्लिम शासक रहे जिन्हें अपने शासनकाल में अपने सिक्कों पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई थी। तो वे थे मोहम्मद गौरी। और ये मोहम्मद गौरी कोई लड़की का नाम नहीं है, कोई महारानी का नाम नहीं है। ये मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम शासक हुआ करते थे, ये एक पुरुष का नाम है। और ये मोहम्मद गौरी अफगान एक तुर्क शासक हुए, अफगान के रहने वाले थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्के पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी। तब मोहम्मद गौरी के ही समय माँ लक्ष्मी की प्रतिमा वाला सिक्का चलाया गया। और मोहम्मद गौरी का जो सेनापति इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश का बेटी का नाम है रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनती है, रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था, लेकिन उसे पूर्ण कराने का काम उसका दामाद इल्तुतमिश किया। ठीक है, इन बातों को भी आप याद रखिएगा। और भारत के अंदर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और दिल्ली पर पहला गुलाम वंश का कोई शासन किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल बन जाता है कि दिल्ली में किन किन वंशों का सल्तनत रहा। तो वो था कि वो क्या था, वो था गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गु से गुलाम वंश, सु से सुगंध, गुलाब खिले, खी से खिलजी वंश, गुलाब खिले, तो से तुगलक वंश, सुगंध से ये आपका हो जाएगा सुंग वंश। ये मतलब कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, और सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोधी वंश। तो इस बात को यहाँ से आप याद रख लीजिएगा कि दिल्ली में इन वंशों का सल्तनत जो था, शासन रहा था। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश, फिर सैयद वंश, इस तरह से। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर सवाल की बात करें तो 7वां नंबर हमारा सवाल का आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। ठीक है, और ये भारत के अंतिम वायसराय भी बने, अंतिम वायसराय। ठीक है, माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 के बीच में ये अपना शासनकाल संभाल चुके थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन 1947 से 1948 तक, और अंतिम वायसराय भी कौन रहे, माउंटबेटन रहे। बंगाल का पहला गवर्नर हो जाएगा क्लाइव, और बंगाल के गवर्नर को ही बना दिया गया गवर्नर जनरल। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल की बात करें तो 8वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि एक सिंह गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो एक सिंह गेंडा के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है और ये एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद आपका नामोरी हो गया, नामोरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? असम राज्य में पड़ता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि एक सिंह के गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम है, नामोरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम है, देहिंग पटकई भी असम है, ओरांग भी असम में है। ठीक है, तो नेशनल पार्क से सवाल बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप याद करके जाइएगा। चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल की बात करें तो 9वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि इतिहास में किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना था? अगर शासक पूछ देगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज जो कि राजस्थान में जन्मे और इन्हीं को ही बोला जाता है, इन्हीं का घोड़ा का नाम था चेतक, इनका घोड़ा का नाम था चेतक। वो खूब लड़े, वो तो वहाँ का हो जाएंगे, ये राजस्थान के रहने वाले थे, चित्तौड़गढ़ के। और इतिहास में किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना था? ऐसे भी नौसेना का जो जनक माने जाते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज ही जनक माने जाते हैं। किसका? नौसेना का। अगर वंश पूछ देगा कि कौन सा वंश नौसेना का जनक है तो वो है चोल वंश, क्योंकि चोल वंश में सबसे पहली बार नौसेना का प्रयोग किया गया था और ऐसे नौसेना का प्रयोग करने वाले शासक रहे छत्रपति शिवाजी महाराज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि भारत के कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इजी सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। ऐसे आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।